हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, क्लास 10th का जिसका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस एसएसटी का एग्जाम है बच्चों 25 फरवरी को, तो उसके लिए मोस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। तो जो बच्चों सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने वाले हैं उस तरह का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर को बताएंगे, क्वेश्चन आंसर को, जो आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है पूछे जाएंगे। और ये बच्चों आपके सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बताया जाएगा, जिससे आपकी संभावना रहेंगे कि एग्जाम में आएंगे। साथ ही बच्चों आप लोग को बता दें कि इससे पहले भी एक सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका था जिसमें मोस्ट BBI क्वेश्चन कराया गया था, 7 नंबर तक कंप्लीट हो गया था बच्चों। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को लाभ मिल सकेगा और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को, सभी क्वेश्चन आंसर को जवाब दे पाइएगा जब आप पूरे वीडियो को देखते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को, तब बच्चों। चलिए तो सारे क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पहले ही बता दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया। 8 में पूछा गया उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो उदारवादी जो थे बच्चों, उसका 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। तो जब बच्चों 1848 का बात है, जब आपका यूरोपीय देश क्या था, गरीब, बेरोजगार, भूखमरी, सबसे मजदूर लोग जो किसान लोग था विद्रोह कर रहा था, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग भी एक क्रांति हो रही थी। तो जब उधर गरीबी को आपका एक क्रांति हो रही थी और एक तरफ बच्चों उधर पढ़े लिखे जो मध्य वर्ग था उनका भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो जो उदारवादी थे बच्चों, जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था उदारवादी, तो जो उदारवादी था वो क्या उसका क्या कहना था कि हम लोग, उसका मतलब ही था क्रांति का कि हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र बने, यानी कि एक अलग राज्य बने, अपना अलग राज्य का स्थापना हो, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। तो जो मिडिल वर्ग के लोग थे, जो मध्यवर्गीय लोग थे, उसका कहना था कि हम लोग अलग से राष्ट्र राज्य बनाएंगे जहाँ पे सबके लिए कानून समान होगा, सबके लिए स्वतंत्रता होगा। उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांग की। वहीं पे जो उदारवादी थे बच्चों, वो लोग क्या कह रहा था, राष्ट्रीय निर्माण की मांग कर रहे थे और उसी मांग में आगे बढ़ रहे थे। या राष्ट्र राज्य की संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। वे सभी नागरिक को सामाजिक समानता दिलाने के पक्षधर थे। तो यहाँ से हम लोग एनालिसिस करके ये समझे बच्चों कि उदारवादियों का मेन आपका कब 1848 में, जब एक तरफ आपका गरीब जो किसान लोग था वो लोग विद्रोह कर रहा था, उसी टाइम मध्यवर्गीय लोग भी एक विद्रोह कर रहा था, लेकिन वो लोग पूरे राष्ट्र को अलग से एक अलग राज्य का दर्जा मांग रहे थे और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, जहाँ पे ऐसा कानून हो जो सबके लिए बराबर कानून हो, समानता का कानून हो, ठीक है, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता हो, संगठन कोई भी व्यक्ति बना सकता है, आज़ादी से रह सकता है। ये सब सारी चीज़ बच्चों उदारवादियों का कहना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग भी यहाँ से यहाँ तक रीडिंग कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने पॉइंट्स को समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या पूछा गया। 9 में पूछा गया आपका पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, पूछा गया पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके कई कारण थे। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था बच्चों, तो उस टाइम भारत क्या हो रहा था, भारत में औद्योगिकरण यानी कि जो फैक्ट्री लग रहा है वो लगातार विकसित हो रहा था। क्या कारण था उसका, मेन कारण यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, उत्तर में बोला गया प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि इसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। तो जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम चूंकि जो ब्रिटेन है बच्चों, जो इंग्लैंड है, वो हमारे देश को उस टाइम गुलाम बना के रखा हुआ था। तो और इस तरह जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो पूरा उलझ गया था और इसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब वह भारत में अपने माल को निर्यात ना कर सका और जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो भारत में जो आपका उसका कच्चा माल था उसको निर्यात नहीं करने पाने लगा विश्व युद्ध के समय। तो जो भारत का लोकल में जो भारत का उद्योग था वो सबको क्या मिल गया, एक स्पेस मिल गया और वहाँ पे शुभ अवसर मिल गया कि यहाँ पे उद्योग अब पनप सके। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में आपका बहुत बड़ी भूमिका रही कि जो विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या हुआ, लगातार औद्योगिक बढ़ते गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। वहीं पर बच्चों इंग्लैंड का जितना भी आपका कल कारखाना था, जो आपका कल पुर्जा बनाता था या फिर कपड़े बनाता था, सारे क्या हो गया, सारे फैक्ट्रियाँ वगैरह सब जितने भी वो पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, सब आप अपना वो सैनिक बचाने में यानी कि आपका सैनिक सामग्री बनाने में बिजी हो गया। जैसे आपका गोली बारूद ये सब हो गया। तो बाकी जो भारत की जो कंपनियाँ थी वो सब क्या किया, उद्योग नया नया स्टार्ट किए, जैसे कपड़ा का स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी जो चीज़ें का होता है बच्चों, सारे का स्टार्टअप मिल गया यहाँ पे और एक अच्छा एक विशाल देशी बाजार मिल गया। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन भी बहुत अधिक था, तो एक भारत के लिए यहाँ पे क्या मिल गया, एक अच्छा ऑप्शन मिल गया
जहाँ पे आप लोग उद्योग पनपने का बाजार भी मिल गया। इस प्रकार चलिए आगे देखते हैं बच्चों। और चूंकि ब्रिटेन से देखा हुआ चीज़ था, लोगों को सीखा हुआ था कि हाँ अब हम लोग ये कर सकते हैं, इस प्रकार उन्होंने भारत के लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग का उद्योग का विकास किया। एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार के सामान आदि का ऑर्डर मिल गए तो उनमें कई जान आ गई। तो बाकी जो भारत में जो उद्योग था उन लोगों के बच्चों ब्रिटेन जो है वो क्या किया, बहुत तरह तरह की आपका फौज के लिए वर्दी, बूट, टेंट ये सब बनाने का क्या दिया गया, ऑर्डर देने लगा। तो भारत के जो उद्योग है वो लोग भी क्या हुआ, भली भांति फलने और फूलने लगी। आदि ऑर्डर मिल गए तो उनमें नई जान आ गई। जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योग को भी प्रगति होती गई, और जितना युद्ध बढ़ता जा रहा था बच्चों उतना डिमांड बढ़ रहा था, तो उतना भारत का जो उद्योग है वो विकास करते जा रहा था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत का है औद्योगिक उत्पादन का लगातार विकास हो रहा था। आप लोग यहाँ से यहाँ तक एक बार तीनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा तो आसानी से एग्जाम में लिख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जैसा कि आप लोग बताएं ये सारा जो आपका लिया गया है ये आपका कहाँ से लिया गया, मोस्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बच्चों, जो कि आपका सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। पूछा गया भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है और यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पूछा गया कि भारत का जो सबसे बड़ी नदी परियोजना है वो क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना बच्चों भाखड़ा बांगल परियोजना है, यह सतलज नदी पर बनाई गई है। ये अपने आप में जरूरी क्वेश्चन है बच्चों कि भाखड़ा नांगल परियोजना यानी कि भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर बनाई गई है। और इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों को मिला है। इससे कृषि और उद्योगों को क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई देश में हरित क्रांति में लाने में मदद मिला है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछाया गया है। इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो ये नदी परियोजना है क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि नदी परियोजना क्या है। तो नदी परियोजना का मतलब है बच्चों कि जब हम लोग किसी नदी पर बड़े बड़े बांध बनाकर उसके अनेक लाभ लेते हैं, सामाजिक लाभ लेते हैं। जैसे एक नदी है जिससे हम लोग इससे पहले भी वीडियो में बताए थे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक नदी है उस पर हम लोग एक बांध बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मत्स्य पालन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सब सारी नदी परियोजना का क्या है, लाभ है। तो ये सब चीज़ें लिखना है बच्चों आप लोग को, है ना। सिंचाई कर दें, हरित क्रांति लाने में मदद मिलता है, यानी कि किसान को लाभ होता है। अगर जहाँ पे बांध बनता है वहाँ से आसपास में हम लोग खेती कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार आप लोग को इसमें के बारे में लिखना है। नदी परियोजना एक लंबी परियोजना होता है जिसपे बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं और बिजली उत्पादन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, साथ साथ में कृषि भी कर सकते हैं बच्चों। हरित क्रांति में भी एक बड़ा मदद मिल जाता है। तो ये आप लोग इसको भी ध्यान कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11वां प्रश्न में। 11वां प्रश्न पूछा गया आपका कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कृषि है क्या और कृषि को क्या क्या सुविधा है भारत में अवेलेबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ज़मीन को जोड़कर कोई भी फसल उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं। तो ज़मीन में जब जोड़कर कोई भी फसल उगाते हैं बच्चों तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। जैसे आप ज़मीन में अगर कोई फसल उत्पादन कर लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। भारत में कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं हैं। अब क्या क्या भौगोलिक सुविधाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कैसा देश है बच्चों, उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सालों भर तापमान उच्च रहता है। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो सालों भर फसल उगाई जा सकती है। यानी कि यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग सिंचाई का सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि पानी का सुविधा हो, तो हम लोग सालों भर क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ये ऐसा भौगोलिक स्थिति है भारत में। अगला है भारत में अधिकतर भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपजाऊ और उपयुक्त मृदा है। बच्चों भारत में जो है कृषि मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए अत्यंत क्या है, उपयोगी है। आगे है पॉइंट्स बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया नेक्स्ट पॉइंट में आपका भारत में सभी प्रकार की जलवायु शीत वर्षा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के फसलों के फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा प्रदान करती है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझ पाए होंगे कि कृषि की परिभाषा क्या है। तो हम लोग जो खेती करते हैं किसी भी एक ज़मीन के टुकड़े पे जब हम लोग किसी फसल को उगाते हैं तो क्या कहलाता है, खेती कहलाता है, कृषि कहलाता है। और कृषि में 3 पॉइंट्स के बारे में लिखना है जिसमें आप लोग को लिखना है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पे सालों भर अगर हम लोग तापमान अच्छा रहता है, अगर हम अच्छे से यहाँ पे सिंचाई का सुविधा उपलब्ध हो तो अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, सालों भर खेती कर सकते हैं। उसके बारे में लिखना है। जलोढ़ मृदा के बारे में लिखना है कि यहाँ पे सबसे उपयुक्त जलोढ़ मृदा पाई जाती है जिसपे अच्छा पैदावार हो सकता है। और उसी प्रकार बच्चों आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही प्रकार का फसल लगाते हैं, यहाँ पे हर एक प्रकार के अलग अलग फसल लगाया जाता है बच्चों और सबकी जो भौगोलिक दशा प्रदान की जाती है। इस प्रकार आप लोग को लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका 12 में क्या पूछा गया? 12 में पूछा गया समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो सबसे पहले समवर्ती सूची समझिए बच्चों। समवर्ती सूची यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जब किसी सूची पे काम करें तो हम लोग क्या कहेंगे? समवर्ती सूची। जैसे बच्चों शिक्षा, सबसे पहले एग्जाम्पल पूछा ना कौन कौन से विषय आते हैं। एक विषय मान लीजिए शिक्षा, तो शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा विषय है बच्चों जो राज्य सरकार पर भी ध्यान देती है इस पर और केंद्र सरकार भी देती है। दोनों इस मिलजुल कर खर्च करती है, दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह तरह के परियोजनाएं लाती है। जैसे जब मान लीजिए झारखंड में CM एक्सेलेंस ऑफ स्कूल है, उसी तरह बच्चों अलग अलग स्कूल है झारखंड में जो आपका जो राज्य सरकार है वो बढ़ावा देती है। उसी प्रकार केंद्र जो सरकार है उसमें से भी केंद्र सरकार भी कुछ स्कूलों को झारखंड में आपका बढ़ावा देती है। जैसे PM श्री एक स्कूल है बच्चों, है ना, PM श्री स्कूल चलता है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका क्या आ जाएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत। वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बच्चों समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो विषयों की ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त होता है, परंतु दोनों सरकार में से टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ये मान्य होते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और हाँ बच्चों, समवर्ती सूची में जब कानून बनता है तो दोनों सरकार मिलकर बनाती है, लेकिन अगर टकराव होगा तो उस केंद्र में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य होगा। यानी कि मान लीजिए बाधा उत्पन्न होता है तो किसका बात चलेगा? तो केंद्र सरकार का बात चलेगा बच्चों, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे शिक्षा, श्रम, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, समवर्ती सूची में कुल 47 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि ये सब चीज़ें। तो बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर पाए होंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 समवर्ती सूची के बारे में। और एक सुनने में आया बच्चों की जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं फेक होगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बताए। जो क्वेश्चन बच्चों आप लोग का कहीं ना कहीं ये PYQ से लिया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया बच्चों, क्योंकि मैंने जब एनालिसिस किया तो पाया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोग वायरल वीडियो पर ध्यान नहीं दीजिएगा और अपना एग्जाम को तैयारी कीजिएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 में पूछा गया आपका लोकतंत्र सामाजिक विविधता में किस प्रकार का सामंजस्य लाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था आपका लोकतंत्र सामाजिक विविधता में किस प्रकार का सामंजस्य लाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है, इससे इनके बीच टकराव का विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। कोई भी समाज में अपने विभिन्न समूह के बीच के टकराव को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता, इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है। तो जो लोकतंत्र है उसमें मान लीजिए अलग अलग समाज, जैसे मान लीजिए अलग अलग यहाँ पे कास्ट, भारत में क्या है अलग अलग जाति का सिस्टम है, अलग अलग धर्म का विविधता है, तो ये सब के बीच में सामंजस्य कैसे लेकर आता है इस सब के बारे में पूछा गया है। तो सामाजिक जो विभाजन है वो संभालती है लोकतंत्र बच्चों, इनके बीच जो टकराव होता है उसको भी संभालती है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। कोई भी समाज है उसमें जो भी टकराव है अस्थायी तौर पर तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन बातचीत करके हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होता है कि सारी चीज़ को लेकर चलना पड़ता है बच्चों। इसके मतलब कोई भी एक देश अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे जाति भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म भेदभाव नहीं हो सकता, सबको लेकर चलना पड़ता है। वही एक अच्छा गुण है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसको कुछ शर्त पूरा करना पड़ेगा। जैसे बच्चों कि लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत की राय से शासन करना नहीं, परंतु बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। यानी कि बहुमत को तो देखना ही है, लेकिन जो अल्पमत है उसको भी लेकर चलना पड़ेगा बच्चों, उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये लोकतंत्र का एक विशेषता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो विदेशी व्यापार होता है और जो विदेशी निवेश होता है दोनों में क्या अंतर स्पष्ट करना है बच्चों। तो विदेशी व्यापार पहला क एक देश के उत्पादों या सेवाओं को दूसरे देश के उत्पादों या सेवाओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है। तो विदेशी व्यापार उसी कहते हैं, मान लीजिए एक देश है भारत और अमेरिका, दोनों देश आपस में सेवाओं का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। यह दुनिया के विभिन्न बाजार को जोड़ता है, अलग अलग बाजार को जोड़ सकते हैं, भारत, जापान, चीन, किसी को भी जोड़ सकते हैं बच्चों विदेश से, तो ये आपका विदेशी व्यापार कहलाएगा। यह लाभ कमाने और वैश्विक बाजार में प्रवेश पर जोर देता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं बच्चों। आयात निर्यात किस लिए करते हैं, ताकि लाभ हो, और आपका वैश्विक बाजार यानी कि पूरा दुनिया में बाजार को जोड़ता है। इसमें आयात निर्यात शामिल है। तो विदेशी बाजार में क्या शामिल होता है बच्चों, आयात निर्यात। तो आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे विदेशी व्यापार। अब देखते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या होता है। तो विदेशी निवेश बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए विदेशी निवेश पूछा गया आपका, यह एक विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे में स्थित कंपनी में किए गए निवेश को संदर्भित करती है। यानी कि मान लीजिए एक भारत का कंपनी है, जैसे टाटा, एक भारत की बहुत नामी कंपनी है, वो अगर विदेश में जाके निवेश करती है, मान लीजिए वहाँ पर उद्योग लगाती है, फैक्ट्री लगाती है, तो वो क्या हो गया, विदेशी निवेश हो गया।
वहीं पे बच्चों इसके परिणाम स्वरूप पूंजी और प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के रूप में निवेश होता है। यह पूंजी को एक दूसरे से देश में ले जाने में मदद भी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए आय उत्पन्न करना होता है बच्चों। चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी का क्या क्या कारण था उसका व्याख्या कीजिए। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई है। इस मंदी के प्रमुख कारणों का निम्नलिखित थे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो महामंदी जब हुआ था बच्चों तो उसका क्या कारण था उसके बारे में व्याख्या करना है। तो महामंदी के कारण देखिए, तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो इस मंदी का क्या क्या प्रमुख कारण था उसके निम्नलिखित है बच्चों। पहला है कि औद्योगिक, यहाँ पे देखिए एक मिनट बच्चों, हाँ महामंदी देखिए आप लोग का क्या क्या पॉइंट्स है। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि इनका कोई खरीदार ना रहा। तो महामंदी कैसे आया बच्चों। तो 1900 इतना औद्योगिक क्रांति हुआ, इतना फैक्ट्री लगा, इतना सामान आपका उत्पादन हो गया कि 1930 तक जितना माल तैयार हुआ था उसका एक भंडार एकत्र हो गया और इनका कोई भी खरीदार था ही नहीं। तो क्या हो गया बच्चों, महामंदी आने लगा। उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी। मान लीजिए कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई वस्तु का डिमांड है 10 और आपने बना दिया 25-30, तो जाहिर सी बात है बच्चों उसका कीमत कम हो जाएगा और उसका मांग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसानों ने क्या किया, अति उत्पादन हो गया जिसके कृषि उत्पादन में कीमत गिरने लगा। मान लो जो चीज़ 25 रुपये में बिकना चाहिए वो 10 रुपये में बिकने लगा। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। मान लीजिए किसान ने क्या किया, कीमत को, अपना आय को बढ़ाने के लिए और खेती करना स्टार्ट किया, तो चीज़ें और बढ़ी। तो उत्पादन जितना बढ़ा उतना ही दाम क्या होगा, कम होगा। किसी भी चीज़ का बच्चों जितना उत्पादन ज़्यादा होगा उसका मूल्य उतना ही कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक साल में आलू आपका 10 क्विंटल होता है तो उसमें जो रेट होगा, और एक साल में कभी आलू 2 ही क्विंटल उत्पादन हुआ तो उसमें रेट होगा। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों 2 क्विंटल जब आलू उत्पादन होगा तब रेट क्या होगा, महंगा होगा, जबकि 10 क्विंटल में कम होगा। तो जितना ज़्यादा कुछ उत्पादन हो जाता है, जब बाजार में जो डिमांड है उससे अगर ज़्यादा चीज़ आपका उत्पादन हो गया तो जाहिर सी बात है उसमें डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, आपका मूल्य कम हो जाएगा। जैसे अगर टमाटर बाजार में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चढ़ गया, कहीं आपका हटिया लगता है या फिर कोई बाजार लगता है, तो उस पर अगर टमाटर अधिक चढ़ गया तो उसका देखना मूल्य क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाता है आपका, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। तो महामंदी वही सबको कहते हैं बच्चों। संकट से पूर्व बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, और संकट से पूर्व यानी कि जब महामंदी ने आया तो उससे पहले बहुत सारे देश क्या किया था, अमेरिका से कर्ज लिया था, जो घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उसके समान गहरा संकट खड़ा हो गया, और जो विदेश पर यानी कि अमेरिका पर डिपेंड था वो लोग क्या हो गया बच्चों, उस पर गहरा संकट आ गया क्योंकि वो कर्ज ले चुके थे अमेरिका से। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया। एक बार आप लोग भी अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों 16 में पूछा गया आपका भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें। भारत में अलग अलग प्रकार का सड़क है बच्चों। जैसे पहला आपका हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग। यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, अलग अलग राज्य को जोड़ता है। जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं ना, जैसे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब चीज़ों को सबको जोड़ता है बच्चों। ठीक है, तो राज्यों के साथ साथ बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है बच्चों। ऐसा नहीं कि मैंने दिल्ली कलकत्ता कह दिया तो वो राज्य है, कोई दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश है, कलकत्ता इससे बड़ा शहर है, ये आपका बंगाल का राजधानी है कि नहीं बच्चों। तो उसी प्रकार आप लोग का समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, जो बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े राज्यों को जोड़ती है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी कि जो NH7 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 2369 किलोमीटर की लंबाई वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, भदोरे आदि कन्याकुमारी तक जाती है बच्चों। और देख रेख दायित्व केंद्र सरकार की होती है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसका देखरेख कौन करता है, वो केंद्र सरकार करता है। यहाँ पे ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख कौन करता है, केंद्र सरकार करता है बच्चों। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजमार्ग, जो राजमार्ग यानी कि एक राज्य के अंतर्गत जो सारी रोडें आपका जो सड़क होता है वो फैली होती है। यह राजमार्ग राज्य की राजधानियों को, विभिन्न जिलों को, मुख्यालय को जोड़ने का काम करती है। इसका दायित्व राज्य सरकार पर होती है। जैसे मान लीजिए एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ रहा है, जैसे हम लोग झारखंड में है तो रांची को बोकारो से, रामगढ़ से, गिरिडीह से, ये सब जो जोड़ते हैं बच्चों, जैसे सारे आपका राज्य राजमार्ग में है। ठीक है, और ये आपका केंद्र सरकार ना देखकर कौन देखता है, राज्य सरकार इस पर ध्यान देता है, राज्य सरकार का काम होता है। वहीं पे बच्चों जिला सड़कें, जिला सड़कें क्या होता है, तो जिला सड़कें राज्यों को विभिन्न जिला मुख्यालय को जोड़ती है। देश में कुल 14% आपका जिला सड़कें हैं। वहीं पे लास्ट है बच्चों ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें या सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ती है। यह देश की कुल सड़कों का इनका 14% इसका भी हिस्सा है। तो आप लोग यहाँ पे टोटल जो भी राजमार्ग है बच्चों उसके बारे में आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है,
अपने से एक बार जब रीडिंग करते हैं तो बच्चों ज़्यादा क्लियर होता है। मैंने जो पॉइंट्स बताया और जब आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया आपका लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। यानी कि कोई भी लोकतंत्र अगर सफल है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले बच्चों कि जनता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में जनता में शिक्षा तथा जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। किसी भी लोकतंत्र शासन को अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहले वहाँ एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए बच्चों। अतः जनता को जागरूक करने के लिए शिक्षा को स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न अभियान चलाए जाने चाहिए। यानी कि अगर शिक्षा को बढ़ाना है सरकार को तो अलग अलग योजना चलाना पड़ेगा, अलग अलग अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाके पूरा जनता शिक्षक होगी, शिक्षा होगा और शिक्षा एजुकेशन बढ़ेगा बच्चों, तभी हम लोग क्या कहेंगे एक अच्छा लोकतंत्र का विशेषता है। एक अच्छा लोकतंत्र का विशेषता तभी है जब वहाँ पे लोग क्या पढ़े लिखे हो, साक्षरता दर सबसे अधिक हो। वहीं पे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट्स में है आपका कि आर्थिक तथा राजनीतिक का समानता दूरी भी श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जाती थी। इसके लिए सभी तरह के नागरिकों को राजनीति में शामिल करने के लिए और राजनीतिक सिद्धांतों और निर्णय में पारदर्शिता रखी जाएगी। यानी कि यहाँ पे चुनाव होता है बच्चों तो निष्पक्ष होना चाहिए। साथ साथ में आपका अगर एक अच्छा लोकतंत्र तभी है जब यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष हो और साथ साथ में राजनीतिक जो सत्ता दल है उसके साथ साथ विपक्षी दल का भी होना अनिवार्य है बच्चों। तो यहाँ तक समझने के बाद बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि एक अच्छा लोकतंत्र कब बनेगा, जो सामाजिक एकता और एकजुटता के द्वारा लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जाती है। इसमें सामाजिक एकता को बल दिया जा सकता है, सभी इसमें एक उद्देश्य के लिए कार्य करें। वहीं पे अगला पॉइंट है शांति और व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए बच्चे इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहीं पे बहुउद्देशीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद या अपने उत्पादन तक नियंत्रण स्थापित कर सकती है। जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बच्चों जो एक देश से दूसरे देश पर क्या करता है बिजनेस करता है, वो लोग एक दूसरे से कैसे अपने उत्पाद या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन कई इकाई स्थापित कर सकती है, विशेष रूप से जहाँ पर उसका बाजार नज़दीक हो और कुशल और अकुशल श्रम आदि उपलब्ध हो। यानी कि जो श्रमिक हो, जो मजदूर हो, वो कुशल भी होना चाहिए और अकुशल भी होना चाहिए, ताकि बच्चों आपका उसमें आपका क्या है कि एक नियंत्रण के रूप में काम हो सके। वहीं पे अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बच्चों, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो जब विदेश में जाके वो अपना कल कारखाना स्थापित करता है तो सबसे पहले वहाँ पे क्या बनाता है, आपका एक कार्यालय बनाता है, एक कल कारखाना बनाता है, तब जाके वहाँ पे उत्पादन स्टार्ट होता है। इस प्रकार बच्चों, और वहीं पे अगला पॉइंट क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। और बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है कि मान लीजिए कोई कंपनी विदेश से भारत में आती है तो भारत का लोकल कंपनी से क्या करेगी, टाई अप करेगी और उससे मिलजुल कर काम करेगी। ये भी होता है बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काम करने का और उत्पादन करने पर नियंत्रण करने का, स्थापित करने का तरीका। वहीं अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक को उत्पादन का ऑर्डर देती है जिन्हें अपने ब्रांड के नाम बेचती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, छोटे छोटे उत्पादक को उत्पादन करती है लेकिन एक बड़ा ब्रांड देता है और ऑर्डर लेने के बाद अपना एक ब्रांड से बेचता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती है। आप लोग इसको भी अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। एक प्रश्न आएगा बच्चों आप लोग को चित्र वाला, जिसमें आप लोग को दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए भारत रेखा मानचित्र पर कोयला के निक्षेप के प्रमुख दर्शाएं। तो कोयला का चित्र दर्शाने, तो बच्चों यहाँ पे जैसे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर आपको कोयला का दिखाना है, कोयला का निक्षेप, यानी कोयला कहाँ से उत्पादन होता है। तो जैसा कि जानते होंगे कोयला जो सबसे ज़्यादा बच्चों हम लोग का इधर लोकल में झारखंड भी है, जहाँ पे आपका झारखंड में क्या है, झरिया में बहुत ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। यहाँ पे देखिए झारखंड में एक बार दिखा दीजिएगा, वहीं बगल में मध्य प्रदेश में दिखा सकते हैं और नीचे में उड़ीसा दिखा सकते हैं बच्चों। ये 3 जगह पे आप लोग कोयला उत्पादन का क्षेत्र दिखा सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अफवाहों से बचिएगा बच्चों, और वायरल वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने पढ़ाई को फोकस कीजिए और अच्छे से VBI क्वेश्चंस को याद करके जाइएगा बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।